हेलो डियर स्टूडेंट, श्री कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 11वीं का अध्याय 12। और इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एवं प्रेरणिक प्रभाव में अंतर। पिछली वीडियो में हमने जो है जाना था कि अनावेक स्नेह विकर्मक और इलेक्ट्रॉन स्नेह विकर्मक क्या होते हैं और अनुनाद को हमने समझा था। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रेरणिक प्रभाव भी हम पढ़ चुके हैं। आज इन दोनों में हम अंतर को समझेंगे। शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो से। आज के वीडियो का हमारा जो पहला प्रश्न है, आप इसका प्रश्न बनाएंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तथा प्रेरणिक प्रभाव में अंतर लिखिए। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव क्या होता है कि यह एक अस्थायी प्रभाव है, जो प्रेरणिक प्रभाव वो एक स्थायी प्रभाव है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण अंतर ये है कि ये परमानेंट रहता है और ये सिर्फ कब काम करता है, जब अभिकर्मक उपस्थित रहता है। तो ये अभिकर्मक की उपस्थिति में ही काम करता है, जबकि प्रेरणिक प्रभाव में ऐसा नहीं है। ठीक है, दूसरा जो इसका अंतर है कि यह द्विबंध और त्रिबंध युक्त कार्बनिक अणुओं में देखा जाता है। जिसमें द्विबंध और त्रिबंध होते हैं उन्हीं में ये पाया जाता है। जबकि इसमें क्या है कि यह कार्बन श्रृंखला पर विद्युत ऋणात्मक समूह आ जाने के कारण उत्पन्न होता है। मतलब इसमें अगर कार्बन की कोई श्रृंखला है, इसमें कोई भी विद्युत ऋणात्मक तत्व यहाँ पर जुड़ जाए तो ये प्रभाव देखने को आपको मिल जाएगा। इसके अलावा यह प्रभाव पाई बंध युक्त अणुओं में ही देखा जाता है। जिनमें पाई बंध होते हैं उनमें ही ये पाया जाता है, उनमें ही देखा जा सकता है। और यह प्रभाव जिनमें सिग्मा बंध युक्त अणुओं में भी देखा जा सकता है। और आपको पता होगा कि सिग्मा बंध जो है सभी अणुओं के बीच में बनते हैं, तो सिग्मा बंध जरूर पाया जाता है। तो इस प्रकार से जो है परमानेंट कह सकते हैं पाया जाता है। इसमें संयुग्मन की दिशा में रहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव। और यह दूरी के साथ साथ जैसे जैसे जो ऋणात्मक परमाणु रहता है उससे दूरी बढ़ती जाती कार्बन परमाणु की, यह प्रभाव घटता जाता है और चौथे कार्बन परमाणु तक क्या हो जाता है, ये समाप्त हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से, यहाँ के जो डबल बंध था यहाँ पे आ गया इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से इस कार्बन पर माइनस और इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन गया है, इसलिए इसके ऊपर प्लस चार्ज है। अब जो भी अभिकर्मक इसके ऊपर आएगा तो वो अटैक, अगर मान लीजिए Cn आया तो जिसके ऊपर माइनस चार्ज होता है तो ये अटैक करेगा प्लस वाले पर, और अगर मान लीजिए H+ आया तो ये अटैक करेगा इस माइनस वाले पर, क्योंकि इसके ऊपर प्लस है और इसके ऊपर माइनस है, तो अपोजिट साइन की तरफ ये आकर्षित होंगे और इस प्रकार से अभिक्रिया हो जाएगी। तो ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव और प्रेरणिक प्रभाव में अंतर। इसके बाद हम आते हैं और हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो भी अंतर का ही है, जिसमें हमने अभी जो पढ़े थे नाभिक स्नेही अभिकर्मक और इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, उसमें हम अंतर को समझेंगे। इसका प्रश्न बनाएंगे आप कि नाभिक स्नेही अभिकर्मक एवं इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक किसे कहते हैं। देखिए, तो नाभिक स्नेही उसके नाम से समझ में आ रहा है, यह इलेक्ट्रॉन धनी होते हैं और 8 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, और यह इलेक्ट्रॉन न्यून होते हैं और 8 से कम इलेक्ट्रॉन रखते हैं। तो आप चाहें तो इसमें ऐसा भी लिख सकते थे, 2 पॉइंट बना के कि यह इलेक्ट्रॉन धनी होते हैं और यह इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक होते हैं। इसके बाद लिख देंगे इसमें यह 8 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, यह 8 से कम इलेक्ट्रॉन रखते हैं, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ठीक है, अब जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, जो इलेक्ट्रॉन के धनी हैं, वो क्या करेंगे, दान करेंगे। तो यह इलेक्ट्रॉन इनका दान करते हैं और यह इलेक्ट्रॉन इनको ग्रहण करते हैं। अब तीसरा पॉइंट है कि यह लुईस क्षारक कहलाता है। जो इलेक्ट्रॉन को दान करता है वो क्षारक कहलाते हैं, तो लुईस की परिभाषा के हिसाब से तो तीसरा अंतर इसका बन जाएगा कि लुईस क्षारक कहलाते हैं और तथा इलेक्ट्रॉन स्नेही के साथ बनते हैं। यह लुईस अम्ल कहलाते हैं, तो नाभिक स्नेही के साथ बनते हैं। चौथा पॉइंट है कि यह विद्युत ऋणी और उदासीन हो सकते हैं, और यह विद्युत धनी और उदासीन हो सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन स्नेही हैं, इसलिए कैसे होंगे, विद्युत धनी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से स्नेह रखेंगे तो यह विद्युत धनी होंगे और यह विद्युत ऋणी होंगे, और उदासीन तो दोनों में कॉमन है। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं कि ये जो एग्जाम्पल दिए हुए उदासीन अणु में NH3 N2H4 H2 PH3, और ऋण विद्युती में आपके फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और CN OH NO2 NH2 आदि समूह इसमें आ जाएंगे। इसके बाद आता है कि ये BF3 FCl3 इसके जो आते हैं, और AlCl3 SnCl2, ये सब जो इसके एग्जाम्पल हैं। ये जो है इसके एग्जांपल हैं AlCl3 SnCl2 SnCl4 ZnCl2 FeVr3 H+ H3O+, इधर विद्युत धनी हैं जो NO2+ NH2+ HCH3+ C2H5 और Br+। तो ये थे अंतर। और इसके बाद हम आते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न, जो कि है क्रियात्मक समूह वाला। क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं, क्रियात्मक समूह का उदाहरण दीजिए।
और क्रियात्मक समूह पूर्वलग्न और अनुलग्न में वरीयता क्रम लिखिए। तो हम अब बच्चे यहाँ से बढ़ रहे हैं हमारे IUPAC नाम की तरफ, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 11वीं क्लास में जो अध्याय 12 है, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है IUPAC नाम। क्योंकि IUPAC नियम जो है बहुत ही न्यू है एक तरह से कार्बनिक केमिस्ट्री की। इससे आप क्या है नाम लिखना सीख जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक एलिमेंट यौगिक होते हैं। और इसके अलावा इससे में जो है यहाँ से आप क्रियात्मक समूह की परिभाषा पढ़ेंगे। और क्रियात्मक समूह बहुत महत्वपूर्ण है जो कि किसी यौगिक के लक्षणों को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर हम उनकी वरीयता क्रम को भी लिखना है कि क्रियात्मक समूह कौन वरीयता क्रम, मतलब सबसे पहले प्राथमिकता किसको देंगे। तो पहले परिभाषा को समझ लेते हैं कि क्रियात्मक समूह किसी अणु का वह भाग है जिस पर उस अणु के भौतिक और रासायनिक गुण निर्भर करते हैं। तो क्रियात्मक समूह से ही किसी तत्व के भौतिक रासायनिक गुण निर्भर करते हैं, वो क्या होगा, इसलिए इसे लाक्षणिक समूह भी कहते हैं और क्रियात्मक समूह भी कहते हैं। जैसे कि एथिल अल्कोहल में हाइड्रोक्सी समूह OH समूह जो होता है वो क्रियात्मक समूह होता है, ठीक है। ऐसे COOH समूह देखें, जैसे COOH है तो ये भी किसी में अगर जुड़ा होगा तो इससे आप पता कर सकते हैं कि वो अम्ल होगा और कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा, ठीक है। तो ये थे क्रियात्मक समूह की परिभाषा। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर इसकी टेबल पर कि इसके जो अनुलग्न और क्रियात्मक समूह वगैरह जो दिए रहते हैं वो उनकी वरीयता क्रम क्या रहता है। पूर्वलग्न के रूप में कब लिखते हैं और अनुलग्न के रूप में इसको कब लिखते हैं, तो वो हम इसमें समझते हैं, जो कि आपको अच्छे से याद कर लेना ये सारणी। इसमें लगभग 17 नाम जो दिए गए हैं 17, ये आपको अच्छे से याद करना है। देखिए, तो सबसे पहले प्राथमिकता देते हैं COOH को, कार्बोक्सिलिक अम्ल को, जिसको जो पूर्वलग्न के रूप में जब लिखते हैं तो कार्बोक्सी नाम लिखाता है, और जब अनुलग्न के रूप में लिखते हैं तो उसको OH अम्ल लिखाता है। अनुलग्न मतलब होता है सबसे लास्ट में, जब क्रियात्मक समूह को लिखते हैं तो सबसे लास्ट में, अनुलग्न आने पीछे। अनुलग्न को आप हिंदी समझ सकते हैं कि प्रत्यय के रूप में जब जुड़ते हैं तो इसको OH जोड़ेंगे, और जब ये उपसर्ग के रूप में जुड़ेंगे आगे तो इसको हम कार्बोक्सी बोलेंगे। ये आप IUPAC नाम से समझ में आ जाएगा कि कैसे लिखते हैं। इसके बाद हमारा आता है इस SO3H जो कि सल्फोनिक समूह कहलाता है। तो इसमें पूर्वलग्न में आप सल्फो बोल देंगे और जब अनुलग्न के रूप में लिखेंगे तो सल्फोनिक अम्ल इसमें लास्ट में लग जाएगा। इसके बाद आता है हमारा COOR समूह या RCOO भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ऐसा भी लिखा हो तो कन्फ्यूज नहीं होना है, एक ही चीज़ है। तो RCOO हो तो इसको हम पूर्वलग्न के रूप में एल्कोक्सी कार्बोनिल बोलते हैं, और अनुलग्न के रूप में लिखते हैं जब क्रियात्मक समूह के रूप में तो इसको एल्किल एल्केनोएट लिखते हैं। बच्चों यहाँ पे आपको बता दें कि यदि समूह में आपको जो ऊपर दिख रहा है ये भी उपस्थित हो और नीचे वाला भी उपस्थित हो तो सबसे पहले नंबर इसको देना है, प्राथमिकता COOH को देना है, फिर इसके बाद इसको देना है। जैसे मान लीजिए ऊपर वाला नहीं है लेकिन SO3H और COOR दिए हैं तो आपको SO3H को प्राथमिकता देना है। तो इस प्रकार से सारणी जो है वरीयता क्रम में है, सबसे ऊपर कौन आएगा, सबसे पहले कौन आएगा, इसके बाद कौन आएगा, वो सब इसमें पता चल जाएगा। तो इसलिए आपको इसी क्रम में इसको सारणी को याद करना है। COX समूह जो है हेलो कार्बोनिल कहलाता है, क्योंकि इसमें हेलोजन समूह है और CO है इसलिए कार्बोनिल। तो हेलो कार्बोनिल पूर्वलग्न के रूप में लिखना है और OL हैलाइड अनुलग्न के रूप में। CONH2 जो है उसको कार्बेमाइड बोलते हैं या फिर एमिडो बोल देंगे, दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हो। और अनुलग्न के रूप में एमाइड, जब ये क्रियात्मक समूह का काम करेगा तो उसको हम एमाइड लिखेंगे। इसी प्रकार से हमारा आता है CHO जो कि सबसे ज़्यादा आता है। CHO COOH सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, और इसके अलावा हमें और भी आने वाले हैं तो वो भी सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसको हम पूर्वलग्न के रूप में एल्डोल या फार्मिल बोलेंगे, और अनुलग्न के रूप में इसमें अल जुड़ जाता है। तो अल आपको बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है यौगिक है। इसके बाद हमारा आता है CN जो कि है साइनो, और इसको अनुलग्न के रूप में नाइट्राइल लिखेंगे। NC को आइसोसाइनो और जिसको आइसोनाइट्राइल लिखेंगे। CO जो कि बहुत पूछा जाता है, इसको कीटो या ऑक्सो दोनों में से कोई भी सा भी आप पूर्वलग्न के रूप में लिख सकते हैं, और अनुलग्न में इसको ऑन ही बोलेंगे। कीटोन से आप याद रख सकते हैं ऑन, ठीक है। OH भी बहुत पूछा जाता है तो इसको भी आप अच्छे से याद रखें कि इसको जो प्रतिस्थापी यानी कि पूर्वलग्न के रूप में जब लिखेंगे तो हाइड्रोक्सी बोलेंगे, और अनुलग्न के रूप में लिखेंगे तो इसको ऑल लिखेंगे। तो ये अल है, ये ऑल है, आपको ये ध्यान रखना विशेष रूप से। CH होता है अल और OH होता है ऑल, ठीक है। एल्कोहल आप यहाँ से याद रख सकते हैं, एल्कोहल में लास्ट में ऑल आता है तो इस प्रकार से OH में ऑल आएगा। SH होता है थायोल जिसको अनुलग्न के रूप में मर्केप्टो बोलते हैं। NH2 एमिनो, और इसको आप IUPAC में एमिन बोलेंगे। इसके बाद आते हैं आपके डबल बंद वाले, तो डबल बंद में आपको अनुलग्न में ही लिखा जाता है इसको इन, और डबल बंद के बाद यहाँ पे आपका ये आता है ट्रिपल बंद, ये ट्रिपल बंद है यहाँ पर,
तो त्रिबंध में क्या होगा, आयन आता है और आयन आपका अनुलग्न रहेगा। जो ईथर वाला है इसको एपॉक्सी बोलते हैं, और एपॉक्सी में आपका यहाँ पर अनुलग्न ग्रुप में कुछ नहीं रहेगा, और NO2 में आपको नाइट्रो रहेगा, और हेलोजन X वाला जो है हेलो शब्द रहेगा। तो इस प्रकार से आपको ये जो है अच्छे से वरीयता श्रेणी जो अच्छे से याद कर लेना है, और इसी के आधार पर आप आगे का IUPAC नाम कर पाएंगे जो क्रियात्मक समूह वाले होते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बन रही है हमारे चैनल श्री कोचिंग क्लासेस बेगमगंज पर। धन्यवाद।